कहानी की शुरुआत हुई 1982 कर्नाटका के एक रेलवे स्टेशन पर, जहां ये अब्दुल करीम तेलगी नाम का आदमी बेच रहा है फ्रूट्स। पर इसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी, क्योंकि यहीं मिले एक आदमी को पता लगा कि तेलगी के पास बीकॉम की डिग्री है, तो उसने उसे अपने पास मुंबई बुला लिया कुछ काम देने के लिए। तेलगी के घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वो उन्हीं को सुधारने के लिए निकल गया मुंबई। वहां उसे वो आदमी शौकत भाई मिला, जिसका गेस्ट हाउस का काम था, पर इतनी अच्छी तरह चल नहीं रहा था। तो तेलगी ने आते ही उसके काम में चार चांद लगा दिए। तेलगी को अच्छी पगार भी मिली, अच्छी इज्जत भी, और साथ में प्यार भी। उसे पहली नजर में ही शौकत भाई की बेटी से प्यार हो गया, और कुछ समय बाद उनकी शादी। पर तेलगी के सपने यहीं नहीं रुके, वो 7 साल के लिए गल्फ गया। उसने ठीक ठाक पैसे कमाए, पर सुकून उसे वापस मुंबई में ही मिलना था, तो वो वापस मुंबई आ गया। यहाँ वो गरीब लोगों के नकली सर्टिफिकेट बना उन्हें यूएई और गल्फ भेजता था। पर पुलिस ने उसे इस काम के लिए जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। यहाँ उसे कौशल नाम का एक और कैदी मिलता है। शौकत भाई जल्द ही वकील को ला तेलगी को छुड़ा कर ले गए, पर अब तेलगी को आगे कुछ भी काम करने के लिए अपना नाम पुलिस रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा, जिसके लिए ही वो मिला कौशल के बताए एक वकील गणेश कामले को। तेलगी उस वकील को अपनी बातों में फंसा सारा काम बिल्कुल मुफ्त में ही करा लेता है, ये कहकर कि अगर आज आप मेरा केस सोल्व कर दोगे तो कल को आपके पास मेरे जैसे बहुत से केस आएंगे, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। वकील उसकी बातों में फंस सब करने को मान गया। पर कौशल को जब यह बात पता लगी कि तेलगी ने गणेश जैसे वकील से काम फ्री में करवा लिया, वो तेलगी को उसके साथ काम करने को कहता है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मुंबई को सपनों की नगरी क्यों कहते हैं। कौशल ने तेलगी को समझाया डेड शेयर सर्टिफिकेट का काम, कि कैसे वो कंपनीज में पड़े रद्दी शेयर सर्टिफिकेट में से निकालते हैं अधेसिव स्टैम्प्स। वो इन डेड सर्टिफिकेट्स में केमिकल लगा स्टैम्प्स निकाल लेते हैं, और फिर उन्हें अच्छी तरह साफ कर बेचते हैं शेयर मार्केट्स के ब्रोकर को असली दाम से कुछ कम दाम में। पर अब उनको उनके काम का सही दाम नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके इस धंधे में आ गया था नया कंपटीटर। उन लोगों की ओल्ड कस्टम हाउस में सेटिंग थी, जहां से उन्हें ये अधेसिव स्टैम्प्स आराम से मिल जाते थे। तो अब कौशल और तेलगी को कस्टम हाउस जाकर ही उनका काम बिगाड़ना होगा। वो दोनों कस्टम हाउस के एक एम्प्लॉय से अपनी सेटिंग करने ही वाले थे कि उनके कंपटीटर उन्हें मारने वहां पहुंच गए। वो उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा करते हुए तेलगी की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो अधेसिव स्टैम्प्स ऐसे ही छोड़ किसी और तरह के कागज को चुरा रहा था। ये कागज है स्टैम्प पेपर। तेलगी अगले दिन उसी एम्प्लॉय के पास वापस गया, जो उसे बताता है स्टैम्प पेपर के बारे, कि ये अधेसिव स्टैम्प्स स्टैम्प पेपर के सामने कुछ भी नहीं। इस स्टैम्प पेपर को बेचकर हमारी गवर्नमेंट कुल 33,000 करोड़ रुपए कमाती है, क्योंकि ये कागज हर जगह इस्तेमाल होता है, किसी भी तरीके की सेल में, डीड में, यहाँ तक कि वसीयत में। कोई घर खरीदता है या बसाता है, ये कागज हर जगह चलता है। अब तेलगी और कौशल मिलकर करने वाले हैं स्टैम्प पेपर का धंधा। ये स्टैम्प पेपर नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में बन कड़ी सिक्योरिटी के साथ सबसे पहले रेलवे के जरिए आता है मुंबई, और फिर जाता है पूरे देश में। तेलगी और कौशल को बस इसी सफर के बीच ये स्टैम्प पेपर चुराना है। उन दोनों ने मुंबई के रेलवे स्टेशन पर जा सब कुछ देखा और अपने साथ जोड़ा वहां के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को। तेलगी ने उसे भी सबकी ही तरह अपनी बातों में फंसा लिया। वो लोग चोरी इस तरीके से करना चाहते थे कि चोरी का किसी को पता ही ना लगे, तो वो नकली स्टैम्प पेपर्स को असली स्टैम्प पेपर से बदलने वाले हैं। उन्होंने एक आर्टिस्ट से प्रिंटिंग प्लेट बनवा ली और एक बंद प्रिंटिंग प्रेस में शुरू की अपने स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग मशीन। स्टैम्प पेपर छप गए। कौशल तेलगी को कहता है कि अरे भाई, स्टैम्प पेपर तो हमने छाप लिए, तो इन्हीं को बेच लेते हैं ना। जिस पे तेलगी ने कहा नहीं, ऐसे हम पकड़े जाएंगे। पर अगर हमारा नकली स्टैम्प पेपर असली स्टैम्प पेपर के समुद्र में जाता है तो उन्हीं में घुल जाएगा। वो लोग मुंबई में स्टैम्प पेपर की हेर बदल करेंगे, जिसके बाद वो पूरे देश में बढ़ जाएगा। अब सरकार पूरे देश में तो उन्हें ढूंढने से रही। उनको 6 मिनट के अंदर चलती ट्रेन में घुस ताला खोल स्टैम्प पेपर को बदल कर उस पे वापस से सरकारी सील लगानी है, जो उन्हें असिस्टेंट मैनेजर दे चुका है। उन्होंने ये सब कर लिया।
स्टैम्प पेपर ले वो पहुंच गए गणेश वकील के पास। पर यहाँ पता लगा कि उन जैसे आम वकीलों को बस महीने में 4-5 स्टैम्प पेपर ही लगते हैं। इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉर्पोरेट वकीलों को। पर वहां भी वो अपना सारा माल नहीं बेच पा रहे क्योंकि उनके पास ये स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस नहीं था। तेलगी के पास अब स्टैम्प पेपर तो भर कर हैं पर कोई खरीदार नहीं। वो खुश नहीं क्योंकि उसने ये काम बस थोड़ा सा कमाने के लिए नहीं किया था। और उनके मोहल्ले में भी बार बार पुलिस की रेड पड़ती रहती थी। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तेलगी सबसे पहले पुलिस को अपनी साइड करता है। उनके मोहल्ले और पुलिस की दूरियां कम करके वो एक एमएलए के साथ दोस्ती बनाकर मतलब उसे पैसे खिलाकर कोशिश करता है स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस पाने की। पर ऐसा नहीं हो पाया और कौशल को इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा था कि तेलगी जो पैसा सबको खिला रहा है वो उसके अकेले का नहीं, उन दोनों का है। उनके बीच झगड़ा हो गया और फिर हाथापाई, वो अलग हो गए। तेलगी रोते हुए खड़ा हुआ कि अब तो उसे कुछ ना कुछ करना ही है। वो दोबारा एमएलए के पास गया और उसे कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आप अकेले तो नहीं जीत पाओगे, मेरा लाइसेंस बनवा दो तो मैं पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा। एमएलए तेलगी को अपने हेड ऑफिस लेकर गया जहां वो मिला गरिमा तलपड़े से। तेलगी ने अपना बातों में फंसाने वाला जादू यहाँ भी चलाया और पा लिया स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस। तेलगी कौशल को लड़ाई के लिए माफ करके एक बार फिर उसके पास गया कि चलो दोबारा से साथ काम करें। पर कौशल को इस झंझट में नहीं फंसना। तो जैसे जैसे तेलगी का काम बढ़ा उसने अपने भाई सलीम को अपने साथ जोड़ लिया और एमएलए के 2 और लोगों को। वो लोग रोज रोज ट्रेन से स्टैम्प पेपर चुराते और नई नई कंपनियों में स्टैम्प पेपर बेचते। तेलगी स्टैम्प पेपर के रूप में पैसा छाप रहा था और थोड़ा थोड़ा सबको खिला रहा था ताकि सारा काम ठीक तरीके से चले। तेलगी ने अपने परिवार के साथ छोटे छोटे सपने पूरे करने शुरू कर दिए जिससे सब खुश हैं और तेलगी बन चुका है सिस्टम का राजा। पर इलेक्शन के बाद पॉलिटिक्स में एक नया राजा आया, ईमानदार बस सिर्फ नाम से, जिन्हें भी तेलगी ने पैसा खिला अपने साइड तो कर लिया। पर पूरे 1 महीने बाद एक अमीर परिवार के 2 भाइयों के बीच उनके बाप की वसीयत को लेकर केस हुआ। तो एक भाई पहुंच गया ईमानदार के पास। उन्होंने तेलगी की मदद से एक 6 साल पुरानी गिफ्ट डीड बनवाई। पर जब वो कोर्ट में गई अपोजिट पार्टी यानी गरिमा की पार्टी जिन्हें तेलगी ने पैसे देने बंद कर दिए, उन्होंने ये चीज साबित की कि भला 6 साल पुरानी गिफ्ट डीड पर स्टैंप एक ऐसे वेंडर का कैसे हो सकता है जिसे लाइसेंस ही 1 साल पहले मिला हो। अब इस सब चीजों का ब्लेम अकेले तेलगी पर आने वाला था। कोर्ट ने तेलगी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे जेल भेजने का फैसला सुनाया। पर तेलगी इतना पैसा सभी जगह खिला चुका था कि वो फंसने के बाद भी आजाद है। गरिमा ने इस चीज की बात फिर से असेंबली में उठाई जिस वजह से ना चाहते हुए भी पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ा। पुलिस वाले तेलगी को उसके परिवार के सामने ही खींचकर ले गए। पर अब की बार फिर तेलगी को एक आदमी मिला जो कहता है बाहर निकलो फिर साथ में काम करते हैं। पर तेलगी के बाहर निकलते ही शौकत भाई उसे कहते हैं कि वापस अपनी बेटी और पत्नी के पास मत जाना, उन्हें वो अपने आप ही संभाल लेंगे। पर तेलगी उनकी बात बिना माने पहुंच गया अपनी बेटी और पत्नी के पास। तेलगी अब अपना ये स्टैम्प पेपर वाला काम दोबारा शुरू नहीं कर सकता तो उसे कुछ और करना होगा। वो करता है उस जेल में मिले आदमी जेके को कॉल, जिसके कहने पर ही वो पहुंच गया नासिक जहां उसे जेके के साथ 2 और लोग मिले जो नासिक सिक्योरिटी प्रेस में काम करते थे। उन्होंने तेलगी को अपना एक प्लान बताया कि कैसे वो सही स्टैम्प पेपर की क्वालिटी कम दिखा उसे रिजेक्ट कर देंगे और फिर वही रिजेक्टेड पेपर बेचेंगे। पर तेलगी को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। वो जेके के साथ नासिक प्रिंटिंग प्रेस के एक ऑक्शन में गया जहां मशीनों के अलग अलग सामान बेचे जाते थे और उसे वहां दिखी एक प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस देखते ही तेलगी के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आ गया खुद ही स्टैम्प पेपर छापने का। पर यह काम करने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ना पड़ेगा प्रेस के सबसे बड़े ऑफिसर वहां के डिप्यूटी मैनेजर मधुसूदन मिश्रा को, क्योंकि जब भी कोई प्रिंटिंग मशीन बंद की जाती है उसके पार्ट्स को मिश्रा और गवर्नमेंट ऑडिटर की देख रेख में अलग किया जाता है और मिश्रा की ही नज़र में वो अलग अलग कंपनियों को बेचे जाते हैं और सबसे जरूरी चीज प्रिंटिंग प्लेट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। पर मिश्रा को साथ जोड़ना इतना आसान नहीं, वो बहुत ही ईमानदार आदमी था।
तेलगी उसे गिफ्ट देकर अपने साइड करने की कोशिश तो करता है, पर मिश्रा ने तेलगी को अपने ऑफिस में बुला उसकी बेइज्जती कर धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। अब तेलगी को इस चीज का बदला लेना था। वो जानबूझकर अपने घर तक को गिरवी रख उस मधुसूदन मिश्रा का पैसे देकर प्रमोशन करवाता है, जिससे उसकी अकड़ खत्म कर सके। उसको ये एहसास हो कि जिस प्रमोशन के लिए वो 10 सालों से रगड़ रगड़ कर ईमानदारी से काम कर रहा है, वो तेलगी ने 2 दिनों में बस पैसे देकर ही करवा दिया। सब कुछ बिल्कुल तेलगी के हिसाब से हुआ। उसने मिश्रा को उसका ही प्रमोशन करवा तोड़कर रख दिया, जिसके बाद समझाने पर कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा मधुसूदन जी, हमारे साथ जुड़िए और अपना विकास कीजिए। मधुसूदन भी मान गया। उसने एक मशीन को खराब बता उसका ऑक्शन करवाया, जिसमें सभी पार्ट्स तेलगी के ही 5 लोगों ने अलग अलग कंपनियों के नाम पर लिए। और रही बात उन ओरिजिनल प्रिंटिंग प्लेट्स की, मिश्रा ने वो भी नकली से बदल दी और गवर्नमेंट ऑडिटर के सामने दिखा दिया कि प्लेट्स कट चुकी हैं। सारा सामान तेलगी की मुंबई वाली प्रिंटिंग प्रेस में असेंबल हो गया। उसने मिश्रा की मदद से स्टैम्प पेपर बनाने वाली इंक भी पाली और पेपर भी। तेलगी बाप बन गया क्योंकि उसके घर पैदा हुआ स्टैम्प पेपर। उसने अपने साथियों के नाम लाइसेंस ले काम शुरू किया और बनाया पैसा ही पैसा, इतना कि पूरा कमरा भर दे। उन्होंने नए नए ऑफिस खोले, दिन रात लाखों के स्टैम्प पेपर बेचे। कर्नाटका में भी उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब आखिरकार तेलगी पैसा कमा नहीं बना रहा था, उसकी सिस्टम फिर से सेट हो गई। तेलगी ने कर्नाटका के मिनिस्टर्स के साथ भी दोस्ती बना ली, अपने भाई को एक पॉलिटिशियन बना दिया। पर तभी एक दिन शौकत भाई की मौत हो गई। 1988 शुरू हुआ। अब तेलगी को अपना काम और बढ़ाने की चाहत थी, जिसके लिए उसने उठाया एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम। वो मधुसूदन मिश्रा को कह नागपुर सिक्योरिटी प्रेस ही मेंटेनेंस के नाम पर बंद करवा देता है, ताकि मार्केट में स्टैम्प पेपर की सप्लाई कम हो और उसके प्रिंट किए स्टैम्प पेपर की डिमांड बढ़े। और स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए उन्होंने और मशीनें खरीदी। उसके सभी साथी अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने लगे, पर एक सुलेमान नाम का उसका साथी थोड़े और पैसे कमाने के लिए कुछ स्टैम्प पेपर को खुद से बेचने लगा। उसको लगा कि अगर वो थोड़ा सा चुरा भी लेगा तो किसी को ना पता लगेगा ना फर्क पड़ेगा। पर तेलगी को इसकी भनक जल्द ही पड़ गई। उसने सुलेमान को कहा कि अरे अगर तुझे थोड़ा फालतू पैसा चाहिए था तो मांग लेता ना, चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। तेलगी और उसके बीच बहस हो गई, क्योंकि उसने भी आगे से कह दिया कि अगर समुद्र में से कटोरी भर ली तो क्या फर्क पड़ गया। तेलगी ने उसे मारना शुरू कर दिया और गुस्से में इतना मारा कि सुलेमान की जान ही ले ली। पर कुछ दिनों बाद टेंशन और स्ट्रेस की वजह से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने तेलगी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बताई और स्ट्रेस कम लेने को कहा। इधर कर्नाटका में उसका भाई सलीम एक एमएलए बन चुका था, तो वो लोग एक बार में पार्टी करने गए। इस बार में तेलगी को एक लड़की बहुत दिनों से अच्छी लगती थी, तो उसने आज उस पर पैसा उड़ाना शुरू किया। पर तभी वहां एक और आदमी उसी लड़की पर पैसा उड़ाने लगता है। उन दोनों के बीच मानो जंग शुरू हो गई कि कौन ज्यादा पैसा उड़ाएगा। और जब तेलगी के पैसे खत्म हो जाने पर उस आदमी ने औकात की बात कर दी। तेलगी ने सलीम के मना करने पर भी कुल 90 लाख उस रात बार में उड़ा दिए। अभी तक सबको लगता था कि तेलगी के पास इतने पैसे नहीं हैं, पर इस राज की खबर बाहर जाने पर तेलगी के लिए काम कर रहे सभी आदमियों को पता लग गया कि उसके पास बहुत पैसा है और वो उन्हें तो बस थोड़ा सा ही दे रहा था। सभी ने तेलगी से और पैसा मांगना शुरू कर दिया और एक शो ऑफ वाली रात ने बिगाड़ कर रख दिया तेलगी का सारा बना बनाया सिस्टम। दोस्तों, स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट 5 एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हुई। इसके नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होंगे नवंबर के महीने में, जिनकी भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे साथ मूवीज मैनियक चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।